देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस। अच्छा, देखो हमारा रेशियो जो था वो तो लास्ट दिन हमारा कंप्लीट हो गया था। तो रेशियो 25 तक। हाँ यस मैम। आज हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो देखो प्रोपोर्शन क्या होता है। गुड इवनिंग शोभिक। गुड इवनिंग शोभिक। अच्छा देखो प्रोपोर्शन क्या होता है। जब दो रेशियो अगर इक्वल है, जैसे मान लो एक रेशियो है 16:12, ठीक है, और एक रेशियो है 4:3। तो देखो क्या 16:12 इक्वल टू 4:3 होगा कि नहीं, बताओ। 16:12 इक्वल टू 4:3 होगा कि नहीं, क्योंकि 16 को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड करें तो इसको अगर हम लोग कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। 4 4 सा 16, 4 3 सा 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा और इधर ये आ जाएगा। तो अगर कोई भी दो रेशियो अगर इक्वल होता है, ठीक है, ये एक रेशियो था, ये एक रेशियो था, ठीक है, अगर कोई भी दो रेशियो इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रेशियो प्रोपोर्शन में है, ठीक है, मतलब समान है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का मतलब वही होता है। ये देखो प्रोपोर्शन का मतलब होता है, यहाँ पर देखो कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो। ये देखो, एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। एन इक्वलिटी मतलब अगर इक्वल है दो रेशियो, तो मैंने देखो यहाँ पर दो रेशियो का एग्जांपल लिया, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर दो रेशियो हमारा इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि वो प्रोपोर्शन है। जैसे देखो चार क्वांटिटीज यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया हुआ है, ABCD आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। इसको बोलेंगे कि प्रोपोर्शन में है इफ A इज टू बी इक्वल टू C इज टू D, ठीक है। ये देखो ऐसे इसको लिखा जाता है, A:B, ठीक है, इक्वल टू C:D, और इसके जगह ये इक्वल टू के जगह हम लोग कुछ ये वाला साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला साइन जो है ये प्रोपोर्शन समझाने के लिए होता है, ठीक है। ये जो साइन है ये इक्वल के लिए होता है या फिर प्रोपोर्शन के लिए, यानी इसको हम लोग रीड करेंगे A, इसको तो इज टू बोला जाता है, A:B प्रोपोर्शनेट टू C:D, ठीक है। इक्वल का मतलब ही प्रोपोर्शन होता है। अभी हम लोग स्टार्टिंग में तो वही सीख रहे थे कि प्रोपोर्शन कब होगा, जब दो रेशियो इक्वल यानी बराबर होगा, ठीक है। अब ये देखो वही बोला है, सेड टू बी इन प्रोपोर्शन अगर AB और CD जो है वो इक्वल है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लोग चाहे तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, A:B को हम लोग क्या लिखते हैं, A/B, ठीक है। और ऐसे प्रोपोर्शन में क्या लिख सकते हैं, C/D। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें इसके जगह इक्वल लिख सकते हैं। और इक्वल लिखने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी तो कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना, जैसे x बाई वाई इक्वल टू अगर y बाई z है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी a इंटू क्या हो जाएगा d, b इंटू क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो इस तरह से a इंटू बी इक्वल टू a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये देखो AD इक्वल टू BC हो जाता है, AD, तो इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप बन जाता है। इसको याद रखना जरूरी भी नहीं है, देखो हम लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं ना, क्योंकि जब भी डिवाइड फॉर्म में लिखेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। अब चाहे डेटा हमारा जो भी हम लोग उस तरह से इनटू कर देंगे। तो ये प्रोपोर्शन का मतलब प्रोपोर्शन इसी को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो ABCD है इसको टर्म बोलेंगे, ये तो हम लोग रेशियो में भी ये सबको टर्म बोलते थे, ठीक है। तो ABCD ये सब क्या है, ये सब अलग अलग टर्म है, लेकिन किसको क्या टर्म बोला जाता है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो जैसा पहला वाला टर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड टर्म, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ, ठीक है। जैसे लाइन बाय लाइन है ABCD, तो चारों टर्म को हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से हम लोग बोलेंगे फोर्थ टर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है देखो कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम। जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म है, ये देखो फर्स्ट यानी ये और D यानी ये लास्ट वाला, ठीक है, ये दोनों टर्म को क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम।
एक्सट्रीम, क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर में है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सट्रीम, मतलब एकदम दोनों जो है एकदम साइड में है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म। और मिडिल का जो होता है उसे बोला जाता है मिडिल टर्म। ये देखो बी और सी, इसको बोला जाएगा मिडिल टर्म, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बोला जाता है मिडिल टर्म। वैसे इंडिविजुअली सभी एक एक टर्म है, लेकिन एकदम एंड का जो दो टर्म होगा उसे हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम, और जो मिडिल का होगा उसको हम लोग बोलेंगे मिडिल टर्म। ठीक है, अच्छा, सेकेंड एंड थर्ड टर्म को मिडिल टर्म बोलते हैं। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर यहाँ से पढ़ के देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर ए बी सी डी है, देन डी को क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म। ठीक है, ये समझाने के लिए मतलब फिर से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बाकी हमें तो पता ही है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, सी थर्ड, और डी क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म। और ए और डी को बोलेंगे एक्सट्रीम, और जो बी और सी है उसको बोलेंगे मिडिल टर्म। ठीक है, अच्छा, ये अगर प्रोपोर्शन में है तो रिलेशन कैसे बनेगा? ए बाई बी, मतलब ये जीस्ट दिया हुआ है जो हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ए डी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? ए डी इक्वल टू बी सी। तो ए और डी, एक चीज बताओ कि ए और डी कौन सा टर्म है? इसमें ए और डी कौन सा टर्म है? जैसे हम लोग ए इंटू डी कर दिए, ए डी कौन सा टर्म था? देखो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है एक्सट्रीम, ए और डी क्या था? एक्सट्रीम था। तो दोनों का हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन किया, तो हम लोग प्रोडक्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू, ये बी और सी कौन सा है? मिडिल, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, ये बन जाता है। ठीक है, ओवरऑल ये बन जाता है मिडिल टर्म या फिर प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा, मिडिल टर्म को और एक भी लैंग्वेज यूज किया जाता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, मिडिल टर्म की जगह कभी कभी ये भी बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। अच्छा, अब ये तो गया प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या था? ठीक है, और कौन से टर्म को क्या बोला जाता है, फिर से एक बार देखो हम लोग याद कर लेते हैं। प्रोपोर्शन मतलब जब भी कोई दो रेशियो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसे प्रोपोर्शन में है ये बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग चार्ट डेटा से कर रहे हैं, देखो, गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, देखो हम लोग यहाँ पर जब चार्ट टर्म लिए तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये तो हम लोग रेशियो में भी पढ़ रहे थे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। लेकिन प्रोपोर्शन में क्या होता है? एकदम लास्ट के जो दो टर्म होते हैं उन्हें बोला जाता है एक्सट्रीम, और जो मिडिल का टर्म वो होता है उसे बोला जाता है मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म तो याद रह ही जाएगा। एक्सट्रीम क्यों? मैंने बता दिया कि एकदम कॉर्नर में है इसीलिए। और जब ये इक्वल होता है तभी प्रोपोर्शन होता है, दो रेशियो जब इक्वल होता है तभी वो प्रोपोर्शन कहलाता है। अगर a is to b है तो हमें पता है ये रेशियो है, रेशियो मतलब डिवाइड, और यहाँ पर c is to d है मतलब रेशियो है, रेशियो मतलब डिवाइड। और इक्वल की जगह ये वाला साइन भी यूज होता है, इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनेट टू। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनेट टू वाला साइन है। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इंटू डी और b इंटू सी, जहां पर ए डी क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन हो गया। कौन से टर्म का? एक्सट्रीम टर्म का। इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा है मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, और ये देखो बीच का दो टर्म प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, या फिर इसको मीन टर्म भी बोला जाता है, मिडिल टर्म को मीन टर्म भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये हुआ हमारा। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? ये जो रूल्स हम लोगों ने लगाए, हम तो बार बार बोल ही रहे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर अलग से बताए तो ये बोल देते हैं हम, इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये पता ही है तुम लोग को। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये तो हम लोग करते ही हैं, जब भी कोई कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ भी वैल्यू वगैरह निकालते हैं, इक्वल साइन के इधर कुछ डेटा है और उधर, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल्स तो यूज करते हैं। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल्स बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और एक पॉइंट क्या बोला है? थ्री क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ द सेम काइंड आर सेड टू बी इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन इफ ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू C, that is a by b equal to b by c, that is b square equal to ac। अब ये पॉइंट समझते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं।
तीन क्वांटिटीज है, ठीक है, 4 के जगह यहाँ पर 3 क्वांटिटी लिया हुआ है, ए बी और सी, ठीक है। तो ये ए बी सी जो है वो सेम काइंड है, ठीक है। सेम काइंड मतलब जैसे एक ही चीज है, या तो केजी है तीनों, या तो फिर कुछ पीस है, या फिर सेकंड है तो ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, मतलब सेम काइंड का अगर है तो इसको अगर हमें रेशियो में बताना है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। फर्स्ट टर्म, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज टू क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म, ठीक है। फिर ऐसे प्रोपोर्शनेट लगा देंगे और उसके बाद बोलेंगे बी इज टू सी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है बी इज टू सी। तो इस तरह से लिखेंगे, इसको बोलेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्यों कंटिन्यूड हुआ बताते हैं, देखो क्यों कंटिन्यूड हुआ। यहाँ पर क्या हुआ था, ए बी, ठीक है, उसके बाद फिर से बी सी, तो बी फिर से कंटिन्यू हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म तो नहीं है, लेकिन मुझे रेशियो में इसे मतलब प्रोपोर्शन में इसे प्रेजेंटेशन करना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 2 टर्म फिर उसके बाद फिर सेकेंड वाले टर्म को रिपीट करके फिर सी, इस तरह से ही लिखा जाता है, इसको बोला जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसका भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ए बाई बी, ये इसका मतलब इक्वल होता है बी बाई सी। अब इसका भी मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करो तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आएगा। अगर हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन करते हैं 3 टर्म का अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आएगा। अच्छा, A, B, C are in continuous proportion, then the middle term B is called the mean proportional between A and C. A is the first proportion and C is the third proportion. मतलब यहाँ पर क्या बोला है, उसी चीज को फिर से बोल रहा है। देखो ये जो B स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गया, ठीक है, यहाँ पर अलग नाम बता रहा है, जैसे ए बी सी 3 अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, मिडिल टर्म जो बी है इसको मीन प्रोपोर्शनल बोला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू हम लोग ऐसे बोल सकते हैं रूट ओवर ऑफ ए सी, ठीक है, रूट ओवर ऑफ ए सी। तो बी हमारा मिडिल टर्म ही था, देख सकते हो जब हम लोगों ने इस रेशियो को प्रेजेंटेशन किया यहाँ पर एज ए प्रोपोर्शन, तो बी हमारा मीन टर्म यानी मिडिल टर्म हो गया, ये चीज ही बोल रहा है। बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्यों, क्योंकि ये मीन टर्म है। बी को क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ए और सी को क्या बोलेंगे, ए और सी को बोलेंगे फर्स्ट, A इज फर्स्ट एंड C इज थर्ड, वो हो भी रहा है, देखो A इज फर्स्ट और C जो है वो थर्ड, A B C, ठीक है, 3 टर्म था, तो A जो है ये फर्स्ट और C जो है ये थर्ड, हो गया रूट ओवर ऑफ AC। अच्छा, बस इतना ही बोला था। और यहाँ पर एक चीज देखो, अब रेशियो कहाँ यूज होता है, हम लोग सॉरी प्रोपोर्शन तो हम लोगों ने किया, अब देखो प्रोपोर्शन कहाँ यूज होता है। ये देखो कौन से कैसा कैसा मैथमेटिकल क्वेश्चन रहने से हम लोग प्रोपोर्शन से उसे सॉल्व करते हैं। देखो, इफ द इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज्ड इन द गिवन रेशियो, एक रेशियो बोल दिया है कि एक कोई भी पर्सन का इनकम जो है वो इंक्रीज हो रहा है एक पर्टिकुलर रेशियो में, जैसे सपोज 2:3 ऐसे कुछ, एंड इफ इंक्रीज इन हिज इनकम इज गिवन, और ये भी बता दिया है कि उनका इनकम कितना इंक्रीज हुआ है, सपोज 500 रुपए उनका इनकम इंक्रीज हुआ है, तो टू फाइंड आउट हिज न्यू इनकम प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम इज यूज्ड। तो नया इनकम कितना है वो पता करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम को यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों ने रेशियो में भी देखा था, अगर किसी भी क्वांटिटी में हमारा कुछ भी डेटा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, बी इंटू क्या करते थे, बी इंटू ओल्ड क्वांटिटी इंटू क्या करते थे, डिवाइडेड बाई ए, इस तरह से। तो वही चीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कैसे यूज हो सकता है, द एज ऑफ 2 मेन आर गिवन इन द रेशियो, दो लोगों का एज सपोज रेशियो में दिया हुआ है, एंड इफ द एज ऑफ 1 मैन इज गिवन, और एक जन का एज दिया हुआ है, मान लो 2 लोगों का रेशियो है एज का 2:3 और एक जन का एज है बता दिया है 20, वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ द अनदर मैन बाय प्रोपोर्शन। हम लोग प्रोपोर्शन के थ्रू से दूसरे का एज निकाल सकते हैं। कैसे, मान लो दूसरे का एज x है फॉर एग्जांपल, तो 2:3 इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 20/x। अब ये x कैलकुलेट हो जाएगा तभी हमारा एज जो है वो पता चल जाएगा कि दूसरे पर्सन का एज कैसा है, ठीक है, वो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ जाएंगे। तो कोई भी दूसरा डेटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग प्रोपोर्शन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो फिर से भाई
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में कुछ और बताया है। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 3 और मोर नंबर्स आर सो रिलेटेड। जैसे यहाँ पर देखो 3 नंबर था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर मान लो बहुत सारा ऐसा नंबर दिया हुआ है, मतलब टर्म्स दिया हुआ है, जैसे देखो x y z p w q बहुत सारा दिया हुआ है। ये देखो x y z w p एंड q आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। अगर कंटिन्यूएशन में हो तो हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखो, यानी x बाई y इक्वल टू हो जाएगा y बाई z, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा z बाई w इक्वल टू w बाई p, इस तरह से। ये देखो व्हेन 3 और मोर नंबर्स, तो नंबर्स देखो x है y है, ठीक है, y तो एक बार लिया हम लोगों ने, z है, फिर w है, फिर p है, फिर q है, ऐसे डॉट डॉट करके। तो बहुत सारा नंबर 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स लगभग यहाँ पर है, और भी डॉट डॉट दिया हुआ है। आर सो रिलेटेड दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड, फर्स्ट कौन सा है x, सेकेंड कौन सा है y, यहाँ पर देख के देखो, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ फर्स्ट टू द सेकेंड, यानी 2 यानी डिवाइड होता है तो x बाई y, द रेशियो ऑफ सेकेंड टू द थर्ड यानी y बाई z, एंड थर्ड टू द फोर्थ एटसेट्रा आर ऑल इक्वल, सब इक्वल होंगे। द नंबर आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर सब इक्वल होते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर सारा नंबर्स जो है वो इक्वल ऐसे हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये कंटिन्यूएशन प्रोपोर्शन है, मतलब कंटिन्यूड बोल लो या कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन बोल लो। अच्छा, x y z w p and q are in continued proportion if a ratio is equal to the reciprocal of the other then either of them is in inverse proportion of the other। मतलब क्या बोल रहा है, देखो सिंपल, यहाँ पर ये एग्जांपल से समझ जाओगे। 5/4 is in inverse proportion of 4:5 and vice versa। तो 5/4 इसका इनवर्स क्या होगा, 4/5। 5/4 का इनवर्स क्या होता है, 4/5। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ ए रेशियो इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। एक रेशियो जो है वो अगर इक्वल होता है दूसरे वाले के रेसिप्रोकल का, तो 5/4, और यहाँ पर मैंने एक रेशियो लिया है सपोज 4/5, ठीक है। तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/4, जो कि इसका इक्वल हो जाएगा। मतलब इस तरह से समझते थे। फिर से एक बार पढ़ते, इफ ए रेशियो, तो ले लेते एक रेशियो 5:4 इज इक्वल, ये इक्वल है टू द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे रेशियो का रेसिप्रोकल के साथ इक्वल। अगर दूसरा रेशियो 4:5 है यानी 4/5, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/4, उसके साथ बराबर है, ठीक है। देन आइदर ऑफ देम इज इन इनवर्स, तो कोई ना कोई तो इनवर्स में ही है। जैसे कि ये देखो 5/4 इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ 4/5 एंड वाइस वर्सा। तो 5/4 जो है, मतलब 5:4 या 5/4 जो है वो 4:5 का इनवर्स के साथ प्रोपोर्शन होगा। सीधा सा बात है, 4:5 का इनवर्स क्या होगा, 4:5 का इनवर्स होगा 5/4, और 5/4 यानी 5:4, तो ये दोनों बराबर नहीं हो गए। तो वही चीज बता रहा है कि कोई भी एक रेशियो अगर दूसरे रेशियो के इनवर्स के साथ प्रोपोर्शन हो रहा है तो ऐसे रिलेशन बनेगा। इन ए रेशियो A:B बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ सेम काइंड, ठीक है। जब हम लोग रेशियो कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला कि रेशियो जो है वो सेम काइंड होना चाहिए, प्रोपोर्शन में भी वही बात है कि सेम काइंड होना चाहिए, लेकिन इक्वल के इधर और उधर, ये देखो इक्वल, जैसे देखो यहाँ पर ये चीज बोल रहा है 6:8, ये किस चीज का रेशियो है, रुपीज का। 12 टॉफीज और 16 टॉफीज, ये किस चीज का रेशियो है, ये नंबर ऑफ टॉफीज का है, ठीक है। तो एक तो है रुपीज का रेशियो दैट इज 6:8, और एक है टॉफी, ठीक है, यानी चॉकलेट का रेशियो, तो ये 12:16। तो दोनों को सिंप्लीफाई करो, देखो दोनों बराबर होगा। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 3 6, 2 4 8, और ये कितने से हो जाएगा, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है। 3:4, दोनों देखो सेम है ना, तो प्रोपोर्शन में है, क्योंकि दो रेशियो बराबर होगा तभी तो प्रोपोर्शन में होगा। लेकिन रेशियो में क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल रेशियो सेम काइंड का होना चाहिए। जैसे ये रुपीज में था और ये है नंबर में, नंबर ऑफ टॉफीज, तो ये हो जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है, इन ए रेशियो A:B बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ सेम काइंड, ठीक है। A:B सेम काइंड का होना चाहिए, वाइल इन प्रोपोर्शन A:B C:D all the 4 quantities need not be of the same time। जैसे हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा था कि A:B एक रेशियो होता है जो कंपेयर करने के लिए हमें हेल्प करता है, दोनों एक ही मतलब एक ही काइंड का होना चाहिए, एक ही उसका जो है यूनिट होना चाहिए। लेकिन प्रोपोर्शन में ऐसा जरूरी नहीं है, प्रोपोर्शन में पहला 2 और उसके बाद वाला 2 जो है वो सेम टाइप होगा तो भी हमारा काम होगा, ठीक है। तो भी हम लोग इसको प्रोपोर्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो A:B C:D ऑल द 4 क्वांटिटीज, चारों का चारों एक टाइप का
होना है ऐसा जरूरी नहीं है। द फर्स्ट टू क्वांटिटी शुड बी ऑफ द सेम काइंड। क्या होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पहला दो जो है वो सेम काइंड का होना चाहिए और दूसरा दो जो है वो भी सेम काइंड का होना चाहिए, तभी हम लोग इसको प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। ठीक है, चारों का चारों सेम काइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है, पहला दो रेशियो और दूसरा दो रेशियो दोनों सेम काइंड का होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर एक रुपीज और एक टॉफी होता तब नहीं होता, क्योंकि ये इंडिविजुअली तो एक रेशियो है। जैसे मान लो ₹6 is to 12 टॉफीज, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेशियो के रूल्स को ही ब्रेक कर दे रहा है ना। रेशियो का रूल्स तो क्या बोलता है, रेशियो तभी होगा अगर दोनों सेम काइंड का हो, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो इसीलिए पहला दो देखो एक रेशियो बता रहा है, इसीलिए पहला दो एक काइंड का था, दैट इज रुपीज, और दूसरा दो देखो नंबर था, नंबर ऑफ टॉफीज। इसीलिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग इसको प्रोपोर्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिया है, देखो। द नंबर 2.4, 3.2, 1.5, 2 आर इन प्रोपोर्शन because these numbers, बाप रे कितना जोर बिजली कड़का यहाँ पर। अच्छा देखो, the numbers 2.4, 3.2, 1.5, 2 are in proportion because these numbers satisfy the property the product of extreme equal to product of means। बोल रहे कि ये एक प्रोपोर्शन में है। कैसे पता चलेगा, कोई भी रेशियो प्रोपोर्शन में है, इसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट जो है वो रूल्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो 2.4 इस टू 3.2, क्योंकि जैसे लाइन बाय लाइन दिया हुआ है हम लोग अपना रेशियो वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2.4 डिवाइडेड बाय 3.2, ऐसे। ये देखो 2.4 यहाँ पर लिख देते 3.2 इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2। क्या दोनों का आंसर हमारा सेम आ रहा है? देखो 2.4 इंटू 2 इक्वल टू 1.5 इंटू 3.2। तो चेक करके बताओ दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। 2.4 इंटू 2 कितना होता है? 4.8 4.8 होता है। और ये वाला 4.8 ये भी 4.8 होता है। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अगर हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब ये साइड का दो और मिडिल मतलब ये दो, ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन हमारा हो मतलब इक्वल आंसर ला रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। अब चाहे तुम लोग एक्सट्रीम को डायरेक्टली इंटू करके लिखो जैसे इन्होंने लिखा, या फिर मेरे जैसे से रेशियो में लिख के भी इंटू करके देख सकते हो, या फिर एक्सट्रीम टर्म ये जो साइड वाला होगा और मिडिल का जो है मिडिल टर्म, तो हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल्स क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल। ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा प्रोपोर्शन में है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है क्या, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर 10/3 is to x, और ये देखो प्रोपोर्शन का साइन दिया हुआ है, हम इक्वल यूज कर ले रहे हैं, इक्वल टू 5/2 is to 5/4। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10/3 ये डिवाइडेड बाई एक्स है, इसका मतलब इस 2 का मतलब डिवाइडेड बाई एक्स है, और 5/2 होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5/4, क्योंकि इस 2 का मतलब डिवाइड होता है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, 10/3 एक्स के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या होता है, जैसे 10 के नीचे 3 है, एक्स के नीचे कुछ नहीं है मतलब कितना होता है बोलो, कोई भी नंबर अगर उसके नीचे 1 हम लोगों ने 1 कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है। अब इसको रिवर्स कर देंगे ना, ये तो रूल्स होता है। ठीक है, ये रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, यहाँ पर 5/2 इंटू क्या हो जाएगा, रिवर्स करने से 5/2 4/5 है ना, 4/5, तो 5 कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा 10/3x। ये देखो 10/3x इक्वल टू 2। ठीक है, 10/3x इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 10 है ना, यहाँ से x निकाल लो, 10/6 कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3। देखो 5/3, ये देखो क्या हुआ है 5/3। आसान था, आसान था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 5/3 इस तरह से होगा। बस कैलकुलेशन हमें एक बार समझ लेना है कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो हमें बोला था ये वाला x जो है वो फाइंड आउट करो, तो हम लोगों ने x फाइंड आउट कर दिया। अच्छा,
नेक्स्ट देखो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसका मतलब फोर्थ मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ वाला हमारा गायब है, ठीक है। तो फोर्थ वाला ढूंढना है। तो हमारा रूल्स क्या होता है? रूल्स हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो एक्सट्रीम में कौन कौन सा है बताओ, इस तरह से शॉर्टकट में हो जाएगा। एक्सट्रीम कौन कौन सा है, हमें बोला है फोर्थ वाला ढूंढने के लिए, यानी 1 2 3 और 4 नंबर में हमारा जो गायब है उसको हम लोग एक्स मान सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब कौन कौन सा होगा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 2/3 और x। 2/3 और x, 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मिडिल मतलब 3/7 इंटू 4। 3/7 और क्या हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम लोग x फाइंड आउट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 12/7 जैसा था वैसे लिख दिया, इधर 2/3 था, इसको चेंज करके 3/2 कर दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 6 और यहाँ पर 18/7, ये देखो 18/7। अगर तुम लोग वो याद रख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल, तो और भी जल्दी होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने x फाइंड आउट कर लिया 18/7, तो 18/7 आंसर हो जाएगा फोर्थ टर्म का। अच्छा, उसके बाद देखो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन 2.4 kg और 9.6 kg। हमें थर्ड वाला फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, हमें थर्ड वाला फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। लेकिन प्रोपोर्शन में होने के लिए हमें मिनिमम कितना डेटा चाहिए, 3 या 4? 4। 4। इसका मतलब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा, केजी 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 दिख रहा है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमारा क्या था, एबीसी अगर रहेगा, ये देखो ना, ये तो मैंने अभी लिख के दिखाया था ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो मिडिल वाला रिपीट होगा, कंटिन्यूड में होगा तो मिडिल वाला रिपीट होगा ना। तो 2.4 इस टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन 2.4 इस टू क्या हो जाएगा, 9.6, फिर प्रोपोर्शन 9.6 इस टू क्या हो जाएगा, x। अगर हम लोग फोर्थ वाला x मान रहे हैं, x मान लो, a मान लो, b मान लो, जो जो ठीक लगे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग बोल सकते हैं 2.4 इंटू एक्स, और मिडिल टर्म का मल्टीप्लीकेशन यानी 9.6 इंटू 9.6। तो x कैसे फाइंड आउट होगा, 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई 2.4। देखो कितना होगा, कैलकुलेटर में चेक करो। 9.6 into 9.6 divided by 2.4, 38.4 आ रहा है। देखो 38.4 आ जाएगा। सेम उसी रूल्स को फॉलो करके मल्टीप्लीकेशन वाला, उससे हम लोग, और डिवाइड करके लिखना जरूरी नहीं होता क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो डिवाइड करके लिखने से भी तुम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखो 2.4 बाई 9.6 इक्वल टू 9.6 बाई x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, एक ही बात है। अच्छा, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल मतलब कौन सा होता है, जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये देखो अभी लिखवाया भी था ना। मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, ये वाला अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो मीन प्रोपोर्शन में b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AC होता है, ठीक है। अगर याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अगर पूरा यहाँ तक ये जो है इसको ऐसे रटना नहीं चाहते हो तो थोड़ा ये चीज याद रख सकते हैं हम लोग कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में AB इक्वल टू BC होता है। तो वैसे अगर AB इक्वल टू अगर BC होगा तो प्रोडक्ट ऑफ मेरा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, है ना। और जिसको मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं तो B² इक्वल टू AC, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि मीन प्रोपोर्शनल निकालो, तो मीन प्रोपोर्शनल यानी B निकालना है। तो B क्या होता है, B इक्वल टू A इंटू C होता है। तो यहाँ पर A और C 1.25 इंटू 1.8 कितना हो जाएगा, 2.25 और इसका रूट लगा लो 1.5, ठीक है। ये हो गया 1.5 मीन प्रोपोर्शनल, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, ये तो गया सब छोटा छोटा क्वेश्चन जिससे हम लोग मीन प्रोपोर्शनल भी निकाल सकते हैं। सारे मिसिंग फिगर कैसे ढूंढना है वो हम लोगों ने देखा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन,
ये थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि इसमें हमारा एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है। तो अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिर्फ ये देखो और हम जो बोल रहे हैं वो देखो, ये सारा चीज हमें मतलब प्रूफ वगैरह नहीं चाहिए। तो अगर बोल रहा है कि A/B इक्वल टू C/D है, ठीक है, तो A/B इक्वल टू C/D होगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AD इक्वल टू BC होगा। ये तो हम लोग पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं प्रोपोर्शन में एकदम स्टार्टिंग से। तो ये इसको क्या इसका प्रॉपर्टीज का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टीज है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी रेशियो का, सॉरी प्रोपोर्शन का। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर है इनवर्टेंडो, ठीक है। तो चिंता मत करो, जिन लोग के पास नहीं है हम PDF सेंड कर देंगे, तो तुम लोग यहाँ से अपने कॉपी में लिख सकते हो अगर चाहो तो। ये देखो इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो ये कैसे याद रखना है, इनवर्टेंडो इनवर्स से रिलेटेड कुछ बता रहा है, इनवर्स, ठीक है, उसको इस थोड़े से अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है इनवर्टेंडो, ठीक है। तो A/B और C/D, सपोज मेरा एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो A/B C/D का इनवर्टेंडो कैसे होगा, A/B का इनवर्स क्या होगा, A/B का इनवर्स क्या होगा, बोलो। B/A, B/A, जस्ट इसका ऑपोजिट D/C, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज बना, ये जो प्रॉपर्टीज बना, इसी का नाम क्या है, इनवर्टेंडो, ठीक है। तो इसीलिए कैसे याद रखोगे, इनवर्स से इनवर्टेंडो होता है, ठीक है, इनवर्स से ही इनवर्टेंडो आया है। तो इनवर्स जस्ट ऑपोजिट कर लेना है हमें हर एक रेशियो का, ठीक है। तो ये A/B था तो इसे B/A कर लेंगे, C/D था तो D/C कर देंगे, ठीक है। इससे कैसे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन यही आता है, हमें दे देता है, बोलते हैं कि इन्वर्टेंडो है कि नहीं बताओ, या फिर ऑल्टरेंडो जैसे दिया हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो कैसे याद रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन तो तुम लोग को याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसी से तो तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन्वर्टेंडो मतलब इनवर्स से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी प्रोपोर्शन का हम लोग का जो रेशियो दिया हुआ रहेगा उसको जस्ट हम लोग इनवर्स रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट है ऑल्टरेंडो। तो ऑल्टरेंडो का मतलब क्या होता है, ऑल्टरेशन, ठीक है। ऑल्टरेंडो का मतलब होगा ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंजेस करना। गुड इवनिंग सोनाली। अच्छा, ऑल्टरेंडो का मतलब क्या होता है, देखो चेंजेस करना, ठीक है। ऑल्टरेंडो का मतलब होता है चेंजेस करना, ऑल्टर करेंगे। तो मेरा रेशियो था A/B और C/D, तो ऑल्टर किन 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 टर्म में ऑल्टर करना है वो ध्यान रखो, ठीक है। तो A के साथ C का ऑल्टरेशन करेंगे और B के साथ D का, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमें यही बोल रहा है तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये देखो A/C इक्वल टू B/D अगर हो जाएगा तो इसको बोला जाएगा ऑल्टरेंडो, ठीक है। A/C इक्वल टू अगर B/D हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरेंडो, ठीक है। ऑल्टरेंडो का मतलब फर्स्ट टर्म के साथ ये थर्ड और सेकेंड के साथ फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, थोड़ा इस तरह से याद रखना है, ये हो जाता है ऑल्टरेंडो। अच्छा, ये सब कुछ प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ ये चीज याद रखना है, ठीक है, मेन जो हम बता रहे हैं। अच्छा, अब अगर हमें कॉम्पोनेंडो करने बोला है, ठीक है, कॉम्पोनेंडो तो कैसे होगा, रेशियो वही दिया हुआ है AB और CD, कॉम्पोनेंडो, ठीक है। तो कॉम्पोनेंडो मतलब ऐड, तो A+B डिवाइडेड बाई B और C+D डिवाइडेड बाई D, ये हो जाता है कॉम्पोनेंडो, ठीक है। कॉम्पोनेंडो का मतलब प्लस डिवाइड, ठीक है। कॉम्पोनेंडो का मतलब प्लस और डिवाइड, ठीक है। तो A+B डिवाइडेड बाई B और C+D डिवाइडेड बाई D। अब यही देखो, इसी चीज का अगर हमें डिविडेंडो करने बोले तो क्या होगा, डिविडेंडो का मतलब होगा माइनस और डिवाइड, कॉम्पोनेंडो का मतलब प्लस और डिवाइड। तुम लोग अपने समझने के लिए कॉपी में एक बार ये लिख के लिख सकते हो, कॉम्पोनेंडो का मतलब प्लस एंड डिवाइड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और डिविडेंडो का मतलब माइनस एंड डिवाइड, तो इसका अगर डिविडेंडो करेंगे तो A/B, तो A-B है ना, और C/D मतलब C-D, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जैसे यहाँ पर B हुआ था तो यहाँ पर भी B होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा D, ठीक है। ये सब
प्रॉपर्टीज है तो थोड़ा सा इसी तरह से याद रखना, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, कॉम्पोनेंडो मतलब प्लस और डिवाइड, और डिविडेंडो मतलब माइनस और डिवाइड, और दोनों में सिमिलरिटीज क्या देखो, दोनों जो हमारा टर्म है वो दोनों को प्लस कर दो, दोनों टर्म को प्लस कर दो, यहाँ पर दोनों टर्म को माइनस माइनस कर दो। डिवाइड क्या होगा, सेकेंड वाले से, ये जो रेशियो का ये सेकेंड है इससे, ये जो रेशियो का ये वाला है इससे, ठीक है। इस तरह से डिवाइड होगा, तो दोनों में देखो सिमिलरिटीज है, इसीलिए मैंने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को यहाँ पर दिखाया। अब नेक्स्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों ही एक साथ होगा, दोनों ही जो प्रॉपर्टीज है उसको कंबाइन कर दिया गया। ये देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो वो कैसे बनेगा, ये देखो। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली कॉम्पोनेंडो में हो रहा था a प्लस बी बाई बी, और डिविडेंडो में हो रहा था a माइनस बी बाई बी, तो b भी चला जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो उसी हिसाब से क्या हुआ है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। ये देखो क्या है, মানে এটাকে বাংলাতে বলে যোগ ভাগ, যারা বাংলায় করেছো তাদেরকে বলে এটা, এই যে রুলসটা এটা কি বলে, যোগ ভাগ প্রক্রিয়া, যদি বাংলায় কেউ করেছো তো। ये देखो a इज टू बी और ये c इज टू d, ठीक है, c इज टू d, तो ये देखो ऐसे होगा a प्लस b, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो था, कॉम्पोनेंडो मतलब प्लस और डिवाइड, ठीक है, तो डिवाइड दोनों जगह बराबर हो रहा है, चला जा रहा है। डिविडेंडो का था a माइनस बी और c प्लस डी और c माइनस डी, ये हो गया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो ये भी कैसे याद रखना है वो भी मैंने समझा दिया, कॉम्पोनेंडो में प्लस होता है, डिविडेंडो में माइनस होता है इंडिविजुअली, और दोनों में डिवाइड होता है लास्ट वाले टर्म से, ठीक है। और जब दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे तो वहां पर हमारा a माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो वो b भी जो डिवाइड हो रहा है, d भी जो डिवाइड हो रहा है वो कैंसिल हो जा रहा है, इसी वजह से ये देखो ये आ रहा है। अच्छा उसके बाद एडेंडो, एडेंडो क्या होगा, देखो एडेंडो का मतलब ऐड करते जाना, जैसे ये देखो कुछ कंटिन्यूड रेशियो है, a इज टू बी है, ठीक है, फिर c इज टू d है, फिर e इज टू f है, ऐसे करके अगर चल रहा है तो हमारा एडेंडो मतलब ऐड करना है, तो फर्स्ट टर्म के साथ दूसरे वाले का फर्स्ट, तीसरे वाले का फर्स्ट, इस तरह से। तो a प्लस c प्लस e प्लस आगे भी कुछ रहेगा तो वो डिवाइडेड बाई, ठीक है, b प्लस c, b प्लस सी, सी नहीं ये क्या हो जाएगा d, सॉरी b प्लस d प्लस f, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलेंगे एडेंडो, एडेंडो का मतलब ऐड करना है हम लोग सारे फर्स्ट टर्म, हर एक रेशियो का फर्स्ट टर्म के साथ हर एक रेशियो का सेकेंड टर्म जो है डिवाइड फॉर्मेट में लिख के हम लोग प्लस करते हुए जाएंगे, तो इसे बोला जाता है एडेंडो, ठीक है। अब क्या है सबट्रेंडो, सबट्रेंडो मतलब डिडक्ट, जैसे हम लोग हर एक टर्म को प्लस कर रहे थे ना, वैसे देखो हर एक टर्म को माइनस करेंगे, a माइनस सी माइनस ई माइनस, ये देखो, और b माइनस डी माइनस एफ, ठीक है, इस तरह से होगा। अच्छा अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इसको कर लेंगे लास्ट में, पहले यहाँ से एक बार देख लेते हैं क्योंकि एडेंडो डिविडेंडो जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा वो याद रह जाएगा। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो एक मिनट, हम एक बार आंसर इसका कैलकुलेट पेज एक बार निकाल लेते हैं, एक्सरसाइज 1D, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, 4 6 8 दिया हुआ है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, ठीक है, क्या होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखो, 4 6 8, 4 6 और 8, और हमें पूछ रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल बता दो, मतलब ये वाला गायब है फोर्थ नंबर वाला, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर हम लोग x मान लेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम टर्म, या फिर ऐसे भी तुम लोग प्रेजेंट कर सकते हो 8 is to x, फोर्थ वाला अगर गायब है तो 4/6 इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 4 into x इक्वल टू 8 into 6, therefore x इक्वल टू 8 into 6/4, तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है 12 हो जाएगा। या फिर हम लोग डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, ये और भी जल्दी हो जाता, और प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म हो गया, तो 8 सॉरी x इक्वल टू सेम वही चीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर 12 यानी ऑप्शन ए, हाँ चलो आंसर ऑप्शन ए है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा फिर नेक्स्ट, अब तुम लोग बताने का कोशिश करना, जो अभी तक हम लोगों ने किया ना उसी पे ही है सारा क्वेश्चन।
थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है 12 18 और उसके बाद, तो 12 है 18 है और थर्ड वाला हमें पूछ रहा है, तो थर्ड वाला x मान लेते हैं। और अगर 3 डेटा दिया हुआ है तो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो कैसे बनेगा, 3 जब दिया हुआ है, ए बी सी अगर फॉर्मेट में दिया हुआ है तो क्या होता है, a:b इक्वल टू क्या होता है, b:c। इसका मतलब ओवरऑल फॉर्मेशन क्या आता है, b स्क्वायर इक्वल टू ac आता है। इसका ओवरऑल क्या आता है, b स्क्वायर इक्वल टू ac आता है कि नहीं, बताओ। क्या इसका Yes, ओवरऑल बी स्क्वायर इक्वल टू AC आएगा, है ना। अच्छा, तो अगर हम लोग बी स्क्वायर इक्वल टू AC डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, तो हमारा काम जो है वो मतलब टाइम बहुत ही कम लगेगा। और अगर नहीं लिख पाते हो पहले पहले तो ऐसे कर सकते हो, 12:18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18:x। फिर से लिखना पड़ेगा 12/18, 18 बाई, 27 होगा, हाँ बोलो, 27। 27 2 का ऑप्शन भी, हाँ 27 होगा। तो ये देखो 12 इंटू एक्स, 18 इंटू 18, तो x इक्वल टू 18 इंटू 18/12। तो ये देखना पड़ेगा कैलकुलेटर में कितना होगा, 324। 27, हाँ मैंने पूरा ही कर दिया। अच्छा 324 हो रहा था क्या, 324/12 है ना। तो Yes, ये 27 आएगा। लेकिन अगर हम लोग ये चीज को मतलब समझ के याद रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। b मतलब सेकंड वाला, तो क्या हो जाएगा 18 स्क्वायर, a मतलब फर्स्ट 12 और c मतलब थर्ड वाला, है ना। तो ये कुछ ऐसे हो गया। अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं ना, x जो है ये x इधर छोड़ दो, तो फिर 18 स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू x हो गया। तो वहां से x का आंसर तो यही आ जाएगा ना, 27 आ जाएगा। अगर तुम लोग ये वाला चीज याद रख लेते हो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, याद हो जाएगा। याद रख लेते हो तो देखो कितना जल्दी हो जाएगा, हमें इतना कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा तो हमेशा प्रोडक्ट रूल तो जो है वो तो मेंटेन होते जाएगा प्रोपोर्शन में। अब कंटिन्यूएशन प्रोपोर्शन जिसमें 3 डेटा है कैसे होगा, जिसमें 4 है कैसे होगा। अच्छा, तो ये ऑप्शन बी था, ठीक है, ये आई थिंक ऑप्शन बी था, देख लेते हैं एक बार। हाँ ऑप्शन बी था। अच्छा, फिर बोल रहा है मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए 25 और 81 के अंदर, तो बताओ मीन प्रोपोर्शन कैसे होता है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, या फिर बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ क्या बोल सकते हैं ए सी, है ना। ऐसा तो क्वेश्चन था वहां पर, प्रोपोर्शन निकालने बोला 25 और 81 के अंदर। तो ये मीन प्रोपोर्शन तो इसको बोला जाता है, ये देखो मैंने लिखवाया था ना, मीन प्रोपोर्शन तो इसको बोला जाता है। ये दो टर्म होते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म कितना कितना है, 25 और 81। अब ये देख लो कितना होगा, 25 का क्या होगा, कैलकुलेटर में भी 45। देख सकते, हाँ 5 और यहाँ पर 9 45। मैंने ये 25 का स्क्वायर रूट कर दिया 5 और 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी, चेक करते एक बार आंसर में, हाँ ऑप्शन सी है। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ नंबर, द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है। एक नंबर है विच हैज द सेम रेशियो टू 26, जो 26 के साथ उसका जो रेशियो होगा दैट 6 हैज टू 13, 6 हैज टू 13, टू मतलब रेशियो, 6 और 13 के अंदर जो रेशियो है वही रेशियो होगा वो नंबर और 26 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर आंसर नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन बोल रहा है एक ऐसा नंबर है जिसका अगर 26 के साथ रेशियो बनाए, 226 बोला है, मतलब 26 पीछे लिखना पड़ेगा और आगे जाएगा वो वाला नंबर, बट हमें नंबर नहीं पता है, नंबर ही ढूंढने बोल रहा है। और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो इसके साथ बराबर होगा जो रेशियो 6 और 13 का है। तो 6 और 13 का रेशियो तो 6:13 है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका रेशियो 6:13 होगा 26 के साथ करने से, ये सोचो 26, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो हमारा 26 के साथ रेशियो होगा तो 13 होगा, बताओ कौन सा ऐसा नंबर होगा। क्या 11:26 लिखने से कभी भी हमारा 6:13 आएगा, नहीं आएगा, है ना। 6:13 कैसे आएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, बट ये तो नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 10 से होगा, देखो ये तो 5:13 आ रहा है, 6:13 तो नहीं आ रहा है, 10 से भी नहीं होगा। अच्छा चलो 21 से डी देखो, होगा, डी होगा, हाँ 21 से भी नहीं आएगा, देखो 21 से पॉसिबल, ये तो आगे कुछ होगा ही नहीं इसका सिंप्लीफिकेशन। 21 और 26 ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर 12 होगा मैम, हाँ हाँ 12 होना चाहिए।
हाँ 12 होना चाहिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। अगर ये 12 दिया हुआ रहता तो हम लोग लिख सकते थे। करेक्ट 12 से होगा, क्योंकि 12 2 6 12 और 2 13 26, तो ये डी हो जाएगा 4 का नन ऑफ दिस। करेक्ट। अच्छा, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2a a स्क्वायर c। अच्छा, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बोल रहा है, क्या है 2a a स्क्वायर और c। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर, बाकी तो यहाँ पर ही हो गया था, हम लोग अभी 5th नंबर कर रहे हैं। अच्छा, 2a a स्क्वायर और c, ठीक है। और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन। अगर फोर्थ वाला x मान लेते हैं तो 2a इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू सी। यही तो हमारा प्रोपोर्शनल का जो मेन फॉर्मूला, वो तो कुछ ऐसा ही है ना। अच्छा, अब हमें x निकालना है, क्योंकि वही तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल था। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर एक a कैंसिल, ac बाई 2। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, ac बाई 2, हाँ है, 5 का a, हाँ 5 का a हो जाएगा। अच्छा, 6, इफ 4 नंबर्स दिया हुआ है, प्रोपोर्शन में है, तो x का वैल्यू क्या होगा। 4 नंबर क्या क्या है, 1/2, 1/3, 1/5, 1/x। तो 4 नंबर हम लिख लेते हैं, नंबर है 1/2, 1/3, 1/5, 1/3, 1/5, 1/x। 4 नंबर बोल रहे प्रोपोर्शन में। अगर प्रोपोर्शन में है तो एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन, यानी 1/2 इंटू 1/x इक्वल टू हो जाएगा मिडिल टर्म का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि x का आंसर बताओ। ठीक है, तो ये हो गया 1/2x, ये हो गया 1/15। ठीक है, अब इसको इनवर्स कर दो, तो 2x/1 और 15/1, तो 1 लिखने का तो जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 15/2। इसको हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं ना, इक्वल साइन के दोनों साइड हम लोग सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/2। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, सी। चेक करते हैं सी होगा कि नहीं, 6th का, हाँ 6th का सी आंसर होगा। डी, सॉरी डी बोल रहा, 7th, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, देखो, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, ये मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब ही बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू सी, और b इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a इंटू सी, जहां पर b है मीन प्रोपोर्शन और a इंटू सी है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर, ये लिखा हुआ था, देखो 27y स्क्वायर। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, अभी तक तो नंबर आ रहा था, तो इसका भी कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले तुम लोग कैलकुलेटर में 12 इंटू 27 लिखो, 12 इंटू 27, जितना भी आ रहा है उसको हम यहाँ पर लिख देते 324। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर रूट के बाहर हमारा 324 को रूट करके देखो 18 आ रहा है। ठीक है, 18 और 2x स्क्वायर है, 18xy, 18xy, 2x के जगह क्या हो जाएगा, 1x, और 2y के जगह क्या हो जाएगा, 1y। वही तो होता है ना, यहाँ पर 2 18 है, 324 का मतलब क्या है, 18 इंटू 18, तभी तो 1 18 लिखते हैं ना, रूट का मतलब तो वही होता है। और 2 x स्क्वायर है तो 1x हो जाएगा, 2y का स्क्वायर, ये पूरे चीज का एक्सप्लेनेशन तो यही हुआ। ठीक है, तो 18xy, तो 18xy हमारा आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन ए। देखते हैं ऑप्शन ए आंसर है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं 7 का, हाँ 7 का ऑप्शन ए है। 8 में बोला है a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5, a इज टू b इज टू c। देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हमें अलग दिया है। ठीक है, प्रोपोर्शन से रेशियो निकालने के लिए बोला है। ये देखो, a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5, ये क्या है, ये प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये सब रेशियो है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम लोग 1 इमेजिन कर सकते हैं, यानी a:1, b:2, c:5, ये रेशियो हो गया। और ये सब बराबर है, यानी प्रोपोर्शन में। हमें बोल रहा है कि a:b:c बताओ, a:b:c क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग दो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, a इक्वल टू b/2, ये हम लोग लिख सकते हैं इससे, या फिर a/1 इक्वल टू b/2, जैसे ठीक लगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे,
2a इक्वल टू क्या हो गया, b हो गया। सिमिलरली ये दोनों को कंपेयर करते चलो, b/2 इक्वल टू c/5 होगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2c इक्वल टू 5b, 2c इक्वल टू 5b, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2c/5 होगा कि नहीं बताओ। 5b इक्वल टू अगर 2c तो b इक्वल टू 2c/5, ठीक है, ये 5 इधर आ गया 2c/5। अच्छा, यहाँ पर b इक्वल टू 2a और b इक्वल टू 2c/5 लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है a इज टू b इज टू c, ठीक है। तो a मतलब a लिख दिया, b मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2a, b के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2a, इस रिलेशन से हम लोग लिख सकते हैं ना, b के जगह क्या लिख सकते हैं 2a, ठीक है। अच्छा, c के जगह क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक गलती हुआ, इसको c में ट्रांसफर करेंगे तब हमारा काम जो है वो जल्दी होगा, इसको c में ट्रांसफर करेंगे। चलो c इक्वल टू 5b/2 ये लिख देते हैं, c इक्वल टू 5b/2 लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, a हर जगह अगर a रहेगा, एक बात सोचो, अगर हर जगह a रहेगा तो हम लोग a एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह पे b आ गया तो b को हम लोग a में ट्रांसफर करेंगे, तो b इक्वल टू क्या होता है 2a, तो ऐसे लिख दो 5 इंटू 2a/2, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बना, a इज टू 2a इज टू 5a, तो क्या बन गया, a के आगे कुछ नहीं है मतलब कितना है बताओ, a के आगे कुछ नहीं है मतलब कितना है 1 है, a के आगे कितना है 2 है, और यहाँ पर a के आगे कितना है 5 है, तो 1:2:5 ये हम लोग बोल सकते हैं 1:2:5। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ठीक है, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, कुछ अलग थोड़ी ना है। ये हमें एक रिलेशन बताया था, हम लोगों ने पहले ये दोनों को कंपेयर किया, वहां से एक रिलेशन निकाला 2a, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। तो अगर हमारा ये a b c के जगह या तो तीनों ही b आ जाए, या तो तीनों ही a आ जाए, या तो तीनों ही c आ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके रेशियो निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो आंसर जो तुम लोग को दिखेगा वो रेशियो जो है वो कोई भी अल्फाबेट छोड़ के ही दिया हुआ है, कहीं पर भी ABC वाला डेटा नहीं है। वैसे हमारा ऑप्शन 1:2:5 दैट इज ऑप्शन सी के साथ टैली हुआ है। एक बार ऑप्शन सी है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं 8 का, हाँ ऑप्शन सी है। अब देखो कैसे होगा, तो हम लोगों ने ये कोशिश किया कि किसी भी तरह से या ये वाला या तो तीनों ए हो जाए, तीनों बी हो जाए, या तीनों सी हो जाए, कोई भी एक हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, तीनों को ए में ट्रांसफर किया। कैसे, पहले यहाँ पर 2a इक्वल टू बी कैलकुलेट किया, फिर ये दोनों को कंपेयर किया। तो तुम लोग ये सोच सकते हो कि मैम ये दोनों कंपेयर किया फिर ये दोनों, क्या ये और ये कंपेयर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि तीनों ही तो बराबर है। तो ये इसके साथ बराबर है, ये इसके साथ बराबर है, और हम लोग ये बोल सकते हैं ये इसके साथ बराबर है, तो ये इसको भी लोगे तो भी होगा, ठीक है। लेकिन उस केस में तुम लोग का ए के जगह कुछ और मतलब आ सकता है। तो यहाँ पर देखो मैंने फिर ए बी सी को लिखा जैसे दिया हुआ था, ए का मतलब मैंने ए ही रखा, बी के जगह हमें मिल गया बी का वैल्यू 2a में ट्रांसफर कर दिया, ये 2a हो गया। सी का वैल्यू यहाँ से निकाला था 5b/2, और b का मतलब क्या है 2a, तो ये सब सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आंसर आ गया 1:2:5। तुम लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को मैंने जैसे कंपेयर किया है कुछ और भी कंपेयर करके कर सकते हो, मतलब कुछ और एक ही ऑप्शन बचेगा दैट इज ए, और ये c/5 का, इसको भी कंपेयर करके देख सकते हो, तो भी तुम्हारा आंसर जो है आ जाएगा। और अब ये जरूरी नहीं कि ए को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तुम लोग किसी और डेटा को भी कन्वर्ट कर सकते थे, जैसे बी को भी कर सकते थे, ठीक है, बी जैसा है वैसे ही रख दिया, और यहाँ पर फिर इसका मतलब चेंज करना पड़ता है, a इक्वल टू b/2 लिखना पड़ता है, a की जगह b/2 जैसा करना चाहोगे, इसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन करते तो तीनों तरीके से ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 देन a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c। अच्छा, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 और a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c इक्वल टू कितना होगा। तो इसको ना हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो तुम लोग के बुक में ही ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब अभी जो हम लोग कर रहे थे ना वहां पर जो मैंने बोला कि इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, देखो सेम आई थिंक यही वाला क्वेश्चन था, एक बार देख लेते सेम कहाँ गया, ये देखो
कुछ इस तरह से, ये देखो a/3 b/4, हाँ c/7, सेम यही वाला दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो इन्होंने जैसा किया हम एक बार वैसे करके दिखाते हैं। तो ये देखो इन लोगों ने क्या किया, पहले a + b + c कर दिया, ठीक है। तो 3 + 4 + 7, मतलब कौन सा वाला रूल्स अप्लाई किया बता सकते हो? एडेंडो, देखो एडेंडो नहीं, नाम हम भी खुद भूल गए कहाँ, हाँ एडेंडो। ये देखो a/b c/d e/f, और सारे फर्स्ट टर्म का एडिशन और सारे सेकेंड टर्म का एडिशन इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर हमारा प्रोपोर्शन इस ऐसे दिया हुआ है। तो देखो ये एडेंडो में हम लोगों ने सारे फर्स्ट टर्म को ऐड कर दिया और सारे सेकेंड टर्म को ऐड कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, a + b + c डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 7 + 3 10, 10 + 4 कितना आ गया 14, ठीक है। ये आ गया, देखो यहाँ पर इन लोगों ने भी ऐसे ही कुछ किया है, ये देखो। लेकिन उसके बाद कैसे सॉल्व होगा, मतलब ये प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अच्छा कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ ये रहा। अच्छा अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है, ये इसके जगह हम लोगों ने ये लिखा, तो हम लोग बोल सकते हैं a + b + c डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू, हम लोग a/3 भी बोल सकते हैं, b/4 भी बोल सकते हैं, c/7 भी बोल सकते हैं। अब हम c/7 को ही क्यों चूज करेंगे, क्योंकि नीचे c है, देखो c/7। अब हम लोग क्या करेंगे, a + b + c, ठीक है, इंटू 7 कर दो, इक्वल टू 14 इंटू सी कर दो। अब हमें आंसर में क्या चाहिए, a + b + c डिवाइडेड बाय c चाहिए, ठीक है। तो ये c डिवाइड हो जाएगा तो 14 बाय क्या हो जाएगा 7, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये 14/7 2 देख लेते हैं, यहाँ पर 2 ही दिया हुआ है तो आंसर वहां पर जो ऑप्शन है उस हिसाब से 2 ही आना चाहिए। तो एक तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम लोग को ये समझने में दिक्कत होता है तो मेरे पास एक आसान तरीका भी है। अब ये थोड़ा सा लेंदी होगा, इजी है बट थोड़ा सा लेंदी होगा, समझने में इजी है। तो a/3 इक्वल टू अगर k होता है, क्योंकि तीनों ही अगर प्रोपोर्शन हमारे इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सबका वैल्यू एक ही होगा, मतलब a/3 अगर 2 होगा, b/4 भी 2 होगा, c/7 भी 2 होगा, तो उसके जगह मैंने कांस्टेंट k मान लिया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a = 3k, b = 4k, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, c = 7k, ठीक है। अब जस्ट इसमें पुट कर दो, a का वैल्यू 3k, b का वैल्यू 4k, c का वैल्यू 7k और डिवाइडेड बाय 7k, तो टोटल करो कितना होता है, 7 3 10, 10 और 4 14k/7k, कितना हो गया 2, ठीक है। ये आई थिंक ये समझने में आसान होता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज से मैंने किया ये वही कर पाएगा जिसको प्रॉपर्टीज याद रहेगा, अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद रहता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमारा k वाला ऑप्शन जो है वो तो अवेलेबल है, तुम लोग इसको k लिख के भी जस्ट इसका वैल्यू फाइंड आउट करके लिख सकते हो कि आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा, कौन सा वाला था, ये वाला 9 का ऑप्शन सी, ठीक है, 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन सी। 9 का ऑप्शन सी हो गया। अच्छा अब देखो 10th में क्या बोला है, p/q = r/s = 2.5 डिवाइडेड बाय 1.5, वैल्यू ऑफ ps इज टू qr। अच्छा p/q = r/s इक्वल टू 2.5 1.5 2.5 1.5, ठीक है। अच्छा अब बोल रहे PS इज टू QR, PS इज टू QR फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा PS QR कैसे मिलेगा, ये सोचो, PS इज टू QR कैसे मिलेगा, अगर हम लोग ये दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें PS इंटू QR मिलेगा, ठीक है। ये दो रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें PS इंटू QR मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसका मतलब PS/QR, बेसिकली यही वाला कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर कैसे दिया हुआ है, देखो आंसर जो है वो नंबर में दिया हुआ है, ठीक ठीक है। तो नंबर में ही हमारा आंसर आना चाहिए, मतलब इसका यूज हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं p/q = 2.5/1.5, ये एक बार बोल सकते हैं, और r/s = 2.5/1.5, दोनों में ही तो होगा ना, दोनों अगर इक्वल है तो दोनों में ही ऐसा हो सकता है। तो 2.5/1.5 कितना होता है, ये तो पॉइंट में कुछ आ जा रहा है, तो दोनों से अगर पॉइंट हटा दे तो ऐसे नहीं होगा, p/q दोनों से अगर पॉइंट हटा दो तो कितना आएगा 25/15,
पॉइंट तो दोनों में बराबर है ना, तो पॉइंट हटा देने से ये 25/15 आ जाएगा। अच्छा, और इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, P बाई क्यू इक्वल टू आ जाएगा 5/3 और R बाई एस इक्वल टू भी आ जाएगा 5/3। अच्छा, अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना है P इंटू एस तो कैसे होगा, P इंटू एस तभी होगा अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं P इज टू क्यू इक्वल टू R इज टू एस, तो P बाई क्यू R बाई एस, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा पी एस और क्यू आर, तो P बाई क्यू कितना है 5/3 इक्वल टू R बाई एस कितना है 5/3, तो ये कितना हो जाएगा 15 और इधर कितना हो जाएगा 15, है ना, 15 इक्वल टू 15 ऐसे आ रहा है, तो 1 होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, है ना। 1:1 होगा कि नहीं, देखो मतलब कैसे बोले, यहाँ पर 15 और यहाँ पर हो गया 15 मेरा, तो 15/15 हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज 1/1, दैट इज 1:1। ये देखो 1:1 ऑप्शन बी होगा, 10 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और एक बार समझा देते हैं कैसे हुआ, 10 का ऑप्शन बी होगा। ये देखो यहाँ पर हमें P बाई क्यू R बाई एस दोनों ही तो हमारा इक्वल था, इसको अगर हम यहीं पर सॉल्व कर लेते तो ये 25/15 यानी कितना आ जाता 5/3, यानी P बाई क्यू का वैल्यू भी 5/3 और R बाई एस का वैल्यू भी 5/3, तो P बाई क्यू का वैल्यू 5/3, इतना करने का जरूरत ही नहीं था। चलो ये मैंने कुछ ज्यादा ही यहाँ पर लिख दिया, ये जरूरत नहीं है। देखो तो इससे हम लोग लिख सकते हैं P बाई क्यू मतलब 5/3 और R बाई एस मतलब भी 5/3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ना, वैसे भी देखो इसको अगर हम लोग ये जो अल्फाबेट्स है इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर क्यू, तो पी एस बाई आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू वही हो जाएगा 5/3 और 5/3 यानी 15/15, ये तो 15/15 ही आया ना ओवरऑल, 1:1 हो जाएगा, ठीक है, 1:1 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर 10th का ऑप्शन जो है, 10th का ऑप्शन हो जाएगा बी, 10th का ऑप्शन हो गया बी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो x इज टू वाई इक्वल टू जेड इज टू डब्ल्यू 2.5 वैसे ही दिया है सिमिलर, ठीक है, 1.5 द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई और y प्लस डब्ल्यू, तो x इज टू वाई इक्वल टू जेड इज टू डब्ल्यू इक्वल टू 2.5 इज टू 1.5 और हमें पूछ रहा है x प्लस जेड डिवाइडेड बाई y प्लस डब्ल्यू, y प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो इससे भी हम लोग सिमिलरली वही बोल सकते हैं, x बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5/1.5 दैट इज 5/3, पॉइंट को एलिमिनेट करके, ठीक है। और z बाई डब्ल्यू इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 5/3 हो गया। अब हमें बोल रहा है x प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3x इक्वल टू क्या हो गया 5y, 3x इक्वल टू हो गया 5y, यहाँ पर 3z इक्वल टू 5w, तो हमारा डिवाइड करके देखो आंसर कैसा है, आंसर एक्स वाई जेड में नहीं है, मतलब यहाँ पर भी हमारा एक्स वाई जेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो कैंसिल हो जाना चाहिए, सिर्फ डिजिट रहना चाहिए। तो सिर्फ डिजिट कैसे रहेगा, अगर हमारे ऊपर और नीचे दोनों जगह कोई भी एक टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते तब हो सकता है, ठीक है, तब होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है x प्लस जेड, तो x प्लस जेड और ये है y प्लस डब्ल्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5y/3, x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5y/3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5y/3 x की जगह। इसका मतलब पूरा y में मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, मैंने जो ऑप्शन लिया है। अच्छा, अब 3z इक्वल टू क्या है, 3z इक्वल टू है, तो z इक्वल टू 5w/3, z इक्वल टू 5w/3, 5w/3 कर दिया। अच्छा, अब y प्लस डब्ल्यू नीचे भी है, y प्लस डब्ल्यू ऊपर भी है, देखते हैं इससे कुछ होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 3 लिख दिया, तो यहाँ पर 5y प्लस 5w और यहाँ पर y प्लस w, ठीक है, ये मैंने एलसीएम कर दिया, तो 5y प्लस 5w डिवाइडेड बाई 3 इंटू इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई y प्लस w, ठीक है। अच्छा, अब 5 कॉमन ले लो, y प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई
ये देखो ये तो मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, 1 इंटू 5y प्लस 5w और 3 इंटू क्या हो जाएगा y प्लस w, तो y प्लस w कैंसिल, 5/3 दैट इज 5:3 हो गया, 5:3 मतलब 5/3 यानी ऑप्शन सी। देखते हैं 11 का ऑप्शन सी है कि नहीं। हाँ 11 का ऑप्शन सी है। देखो क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, हमें कोई भी एक तरह में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे a:b:c देखा था ना हम लोगों ने, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन था, उसी तरह से यहाँ पर देखो सेम था 2.5 1.5 जो थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में भी आया था, तो उससे मैंने 5/3 कैलकुलेट कर लिया। ये देखो 3x इक्वल टू 5y, तो x का मैंने वैल्यू निकाल लिया, तो क्या x का ही निकालना पड़ेगा? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, तुम लोग x की जगह यहाँ पर y इक्वल टू समथिंग भी निकाल सकते हो। तो 5y इक्वल टू 3x हो जाएगा, y इक्वल टू 3x/5, तो y को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने z को सब्सटीट्यूट कर दिया, z के जगह ये वैल्यू लिख दिया और x की जगह ये वैल्यू लिख दिया। तो फिर इसके बाद कैलकुलेशन करने से y प्लस w में सारा चीज कन्वर्ट हुआ था और जो कैंसिल भी हो गया 5:3, तो कैंसिल होगा ही। चाहे मैंने y प्लस w लिया था वो भी हो सकता है, तुम लोग चाहो तो x प्लस z में भी कन्वर्ट कर सकते हो तो भी कैंसिल होगा। तो 11 का हमारा आंसर हो गया सी। हाँ सी लिख दिया मैंने। अच्छा 12, क्वेश्चन नंबर 12, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इक्वल टू 3/4, देन द वैल्यू ऑफ x इज टू वाई। x इज टू वाई पूछ रहा है, ठीक है, x इज टू वाई कितना होगा? तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4 इंटू 5 20x, 4 इंटू 3 12y, 3 इंटू 5 15y, 3 इंटू 3 9x। अब x को एक साइड लेके आते हैं तो ये इधर प्लस हो जाएगा तो 29x, और ये इधर प्लस हो जाएगा तो ये 7 और 27y। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x/y, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x/y। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 27 y के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर 27 लिखना पड़ेगा ताकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे हमारा गलत ना हो। क्योंकि देखो यहाँ पर 29 इंटू एक्स है, यानी ये दो एक्सट्रीम टर्म है और ये दो क्या है? मिडिल टर्म है, ठीक है। तो एक्सट्रीम टर्म और मिडिल टर्म यानी 29 और ये उसके बाद कुछ और आना चाहिए और एकदम लास्ट में x आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं x/y, तो y के साथ क्योंकि 27 मल्टीप्लाई है तो यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ 29 हो जाएगा। बहुत जन ये कर देते हो x/y को, क्योंकि x के साथ 29 मल्टीप्लाई है, इधर 29 लिख देते हो, इधर 27 लिख देते हो, बट ये गलत है। क्यों गलत है? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो 27 इंटू एक्स हो रहा है, बट हमारा 27 इंटू एक्स किधर है? नहीं है, तो इसका मतलब वो गलत अप्रोच हो रहा है। तो वो हमें मल्टीप्लाई को देख के इसका आंसर लिखना चाहिए। तो 27/29 देखते हैं, ऐसा ऑप्शन है 27/29, तो डी ऑप्शन होना चाहिए 12 का। हाँ 12 का डी है, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ दिस। अच्छा 13 में फिर से वैसा एक क्वेश्चन आया थोड़ी देर पहले जैसा हम लोगों ने किया था। 13 में क्या क्या है? a:b 3:2, अच्छा b:c 3/5, b:c 3/5, अच्छा, और a:b:c, a:b:c पूछ रहा है। तो हम लोग वैसे कर सकते 2a इक्वल टू 3b, ठीक है, एक इसको 5b इक्वल टू 3c में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर a का मतलब a लिखते हैं, b का मतलब हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये 3b है तो हम लोग b का मतलब क्या लिखेंगे? 2a/3, ये इंटू है तो इधर 3 हो गया, तो b का मतलब मैंने लिख दिया 2a/3। अब c को भी a में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो c का मतलब क्या होगा? c का मतलब हो जाएगा 5b/3, ठीक है, ये c का मतलब हो गया। c का मतलब हो रहा है 5b/3। अब हमें पता है कि b का मतलब क्या है। b का मतलब है, हम लोग यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर कर लेते, जगह है 5b/3, तो b के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2a/3, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो हम लोग कुछ इसको ना यहीं पर कन्वर्ट करते हैं पहले, यहाँ पर ये देखो 5b इक्वल टू 3c आया और b का मतलब हमें पता है, b का मतलब है 2a/3, तो 5 इंटू 2a/3 इक्वल टू 3c। अब यहाँ पर 10a इक्वल टू 3 इक्वल टू 3c हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 10a
इक्वल टू 9c हो गया, देयरफॉर c इक्वल टू 10a/9, ठीक है, c इक्वल टू 10a/9, तो यहाँ पर लिखते हैं 10a/9, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 है, तो हम लोगों ने रेशियो में सीखा था अगर नीचे बेस बराबर नहीं होता है हमें एलसीएम करना पड़ता है। एलसीएम करेंगे 1, 3 और 9 का, तो वो 9 हो जाएगा। तो एलसीएम का जो आंसर आएगा वो हर एक रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये तो हम लोगों ने रेशियो में ही सीखा था। तो ये कितना हो जाएगा 9a, ये कितना हो गया 6a, ये कितना हो गया 10a। हर जगह से a को हटा दो, 9:6:10। अच्छा, ये और सिंप्लीफाई तो नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों से डिविजिबल हो। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है 9:6:10? हाँ है, ऑप्शन ए 13 का ऑप्शन ए। चेक करते हैं 13 का ऑप्शन ए होगा कि नहीं। 13 का ऑप्शन ए, हाँ 13 का ऑप्शन ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7, देन वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5y हमें फाइंड आउट करने बोला है। 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2y। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको k मान लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो x/2 इक्वल टू k, तो x इक्वल टू कितना 2k, y इक्वल टू कितना हो जाएगा सिमिलरली 3k, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7k। अच्छा, तो 2x का वैल्यू कितना है 2k, तो 2 इंटू 2k कितना होगा 4k, माइनस 5 इंटू y मतलब 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15k, और 4 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा, क्योंकि z का वैल्यू कितना है 7k, तो 4 इंटू 7 28k, और यहाँ प्लस था मैंने प्लस लिख दिया, और 2 इंटू y मतलब 3k, तो 2 इंटू 3 6k। अब इसको सॉल्व करो, 4 और 28 प्लस 4 कितना होता है -15, 28 प्लस 4 -15, तो दैट इज 17k बाई 6k। k कैंसिल, 17:6। देखते हैं आंसर कैसे दिया हुआ, इस टू में दिया हुआ या डिवाइड फॉर्म में। 17/6 दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन डी लिख देंगे, एक ही बात है, ठीक है, ऑप्शन डी लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 15 में देखो क्या बोला है, इफ x इज टू y, y इज टू z दिया हुआ है, x y z क्या होगा, तो x बाई y 2/3 दिया हुआ है, x बाई y दिया हुआ है 2/3, और y बाई z दिया हुआ है, y बाई z दिया हुआ है 4/3। हमें पूछा है x इज टू y इज टू z, तो ये क्वेश्चन कुछ इसी क्वेश्चन की तरह हो गया, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये देखो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x इक्वल टू 2y, यहाँ पर करो 3y इक्वल टू 4z, ठीक है। तो अगर हम लोग को कोई भी एक तरह कन्वर्ट करना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू लिख देते हैं 2y/3, ठीक है, x का वैल्यू लिख देते हैं, x का मतलब 2y/3, थोड़ा सा अलग कर रहे हैं पिछले बार से। तो 2x का वैल्यू 2y/3, तो x की जगह लिखो 2y/3, इसका मतलब सारा डेटा हम लोग y में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी z को भी समथिंग y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो यहाँ पर ऑलरेडी हो जाएगा। ये देखो z इक्वल टू कितना y हो जाएगा, 3y/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा z, ये 4 इधर लेके आ जाओ, 3y/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा z हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, y को हटा देना है, y को तो हटा देंगे, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, और जब हमारा बेस बराबर नहीं होता हम लोग एलसीएम करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हो गया 4, 8y 12y 9y, तो y हर जगह से हटा दो, तो 8:12:9। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है 8:12:9। 15 का ऑप्शन डी दिया हुआ है, ठीक है, तो 15 का ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कोई भी आंसर के साथ तो टैली नहीं हो रहा है। 15 का ऑप्शन डी। तो एक ही तरह का क्वेश्चन है, देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, कभी एक्स वाई से दिया है, कभी डेटा थोड़ा चेंज कर दिया है।
अच्छा ये तो बहुत ही आसान है, देखो बोल रहे हैं कि डिवीजन करना है 750 को 3 पार्ट में इस रेशियो में, तो 750 को इस रेशियो में 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो रेशियो में कैसे डिवाइड किया जाता है, रेशियो है 4:5:6, यानी टोटल कितना है, टोटल है 50, 4 + 5 + 6। तो हम लोग कैसे करेंगे, 750 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/15, 750 इंटू यहाँ पर कितना लिखे, 4 के बाद क्या था 5/15, और 750 इंटू 6/15, कैलकुलेट करके देख लो कितना हो जाएगा, 750/15, 50 इंटू 4 200, 50 इंटू 5 250, 50 इंटू 6 300। ठीक, सिंपल, देख लेते हैं कहां पर है 200, कौन सा आंसर होगा 200, अरे मैम ए। अच्छा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो ऑप्शन ए हो रहा है, देख लेते एक बार 16 का ए है कि नहीं, हाँ 16 का ए है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, कैसे डिवाइड करना चाहिए, वो रेशियो सब बता दिए, बस हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150, 3 लोगों के एज का टोटल है 150। 10 years ago their ages were in the ratio 7:8:9, their present ages are, उनका प्रेजेंट एज कितना है। तो एक चीज देखो, हम लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं, कैसे कर सकेंगे देखो हम दिखाते हैं कैसे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं, बोल रहा है कि तीनों का एज का टोटल है 150, ठीक है, ये प्रेजेंट एज का टोटल 150 होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर देखोगे सारे ऑप्शन आई थिंक 150 दे रहे हैं, 45 50 + 55 150 हो रहा है, 40 + 60 100 + 50 150 हो रहा है, ये भी शायद 150 हो जाएगा, देख लेते हैं हम एक बार 150। तो इससे हमारा आंसर नहीं आ सकता, प्रेजेंट एज का टोटल 150 है और तीनों का तीनों जो ऑप्शन डेटा में दिया हुआ है सारा ही 150 हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा। लेकिन 10 साल पहले इनका रेशियो ये था, तो 10 साल पहले उनका एज क्या था, अगर ऑप्शन ए चूज करते हैं दैट इज 45 55 और कितना है 50 और 55 ये दिया हुआ है। तो 10 साल पहले एज कितना था, अगर आज के डेट पे एज 45 50 55, अगर ऑप्शन ए होगा तो 10 साल पहले कितना था, कैसे निकालोगे। अभी तुम लोग का जिसका जो भी एज है 10 साल पहले का एज कैसे निकालोगे, माइनस क्या कर दोगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 35 40 और ये 45। अब इसका रेशियो निकालो, 35 40 और 45 का रेशियो निकालो, क्या इस रेशियो से मैचअप होता है, अगर होगा तो फिर ये आंसर हो सकता है। तो कितना हो जाएगा 5 से क्या हो रहा है 5 से हो रहा है 5 से हो रहा है ये वाला, यस मैम। तो 7:8:9, तो हाँ हो रहा है, इसका मतलब बाकियों में नहीं होगा, इतना मान सकते हो, ठीक है, वो चेक करके देख लेना, ये हुआ है तो मतलब होगा, और मेरे पास आंसर है इसीलिए 17 का ए आंसर होगा। तो तुम लोग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग इस तरह से कर सकते हो, बाई चांस अगर ऑप्शन ए नहीं होता तो बी पे ट्राई करते, ठीक है। अच्छा द नंबर्स 14 16 35 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, अच्छा ये प्रोपोर्शन में है ही नहीं, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है क्योंकि फोर्थ टर्म उसका रीजन है, क्योंकि बोल रहा है कि द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन, फोर्थ नंबर टर्म क्या हो जाए ताकि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो इसका मतलब ये दो रेशियो और ये यहाँ पर दो रेशियो होगा, तो 14 और 16 का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, 14 और 16 को अगर हम लोग रेशियो करते हैं तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, 2 7 14 2 8 16, ठीक है, इक्वल, इसका मतलब मेरे यहाँ पर भी 7 आना चाहिए, अगर यहाँ पर 7 आएगा तो ये 5 से मेरा कैंसिल होना चाहिए, 5 7 5 35 और 7 6 42, हाँ तो नहीं मेरा तो 7 आना चाहिए ना, तो 7 से नहीं, 5 7 35 करना पड़ेगा, 7 5 से भी 35 होता है, लेकिन मुझे तो दोनों को बराबर करना है, तो ये 7 है ये 8 है, तो यहाँ पर भी मेरा क्या आना चाहिए, ऐसा प्रोपोर्शन आना चाहिए जो कि सिंप्लीफाइड होके 8 दे, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 42 है, तो यहाँ पर कितना आने से 8 होगा, मतलब 5 से होना चाहिए, 5 8 से क्या होता है 40 बी 40 है ना, ये 40 आ जाएगा, तभी तो ये 5 से कैंसिल होके 8 आ जाएगा, सिंपल सा बात हुआ ना। ये देखो 35 है, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल रहा है कि फोर्थ टर्म ऐसा है जिस वजह से ये प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा है, तो फोर्थ टर्म कौन सा हो ताकि ये प्रोपोर्शन हो जाए, तो पहला दो टर्म 14 16, तो पहले दो टर्म को मैंने सिंप्लीफाइड कर लिया 2 से, 2 7 14 2 8 16, तो प्रोपोर्शन होने का मतलब इधर भी 7 और 8 होना चाहिए, तो अगर 7 होगा तो ये 35 कितने से सिंप्लीफाइड होगा 5 से, 5 7
35, तो 5 7 35, 42 तो गलत है। तो 5 का ऐसा कौन सा डिजिट है जो कि डिवाइड करने से 8 होगा? 40, ठीक है, 40 होगा, तो ये हो गया 40, ऑप्शन बी होगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, 18 का ऑप्शन बी आंसर है। अच्छा, अब वो जो हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था वो देखो, बोल रहे हैं x बाई वाई जेड बाई डब्ल्यू इम्प्लाइज y बाई एक्स इक्वल टू w बाई जेड। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? देखो x बाई वाई था, इसको y बाई एक्स कर दिए, w बाई जेड था, z बाई w था, इसको w बाई जेड कर दिए। इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो, ऑल्टरेंडो या नन ऑफ दिस? ऑल्टरेशन हो रहा है कि नहीं? x बाई वाई जो था ये y बाई, हम दिखा देते हैं एक बार कौन सा वाला होगा, क्योंकि इतना जल्दी तो याद नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो, ऑल्टरेंडो का मतलब क्या था? a इज टू b और c इज टू d, a इज टू c इक्वल टू, अच्छा ऑल्टरेंडो मतलब ऑल्टर हो जाएगा, ये तो इन्वर्टेंडो है, ये तो इन्वर्टेंडो है। a इज टू b को अगर b इज टू a और d इज टू c कर देते हैं तो वो तो इन्वर्टेंडो हो गया। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होना चाहिए? अगर मेरा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में डी नन ऑफ दिस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था इन लोगों को इन्वर्टेंडो, बट इन लोगों ने दिया नहीं है, ठीक है। तो ये 19 का आंसर डी हो जाएगा। 20 का देखो क्या प्रोसेस दिया है, p बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस इक्वल टू p माइनस आर बाई क्यू, सॉरी p माइनस आर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एस। तो p माइनस आर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एस किया है, तो ये कौन सा मेथड है? देखो ये कौन सा मेथड है? ये देखो यहाँ पर देख लो, माइनस वाला कौन कौन सा था, यहाँ से देख के बता सकते हो। माइनस ये था, देखो फर्स्ट टर्म को हम लोग सब क्या कर रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म माइनस डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म माइनस, तो सबट्रेंडो होता है ना, फर्स्ट टर्म माइनस डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म का माइनस, तो वही तो किया है ना, p माइनस आर देखो डिवाइडेड बाय q माइनस एस। तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ? ये थोड़ा सा देख के तुम लोग को याद करना पड़ेगा, अभी शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। ए, ऑप्शन ए सबट्रेंडो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला है? ए बाई बी सी बाई डी, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो यहाँ पर कॉम्पोनेंटो भी क्या हुआ है, डिविडेंडो भी क्या हुआ है, देख सकते हो। कॉम्पोनेंटो में क्या होता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी और ए माइनस बी डिवाइडेड बाई, सॉरी सी माइनस सी होगा, है ना। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो दोनों ही क्या हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 21 का आंसर हो गया सी। 22 इसका क्या होगा? यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, u बाई भी डब्ल्यू बाई पी, देन u माइनस भी क्या किया है? u माइनस भी डिवाइडेड बाई u प्लस भी इक्वल टू w माइनस पी डिवाइडेड बाई w प्लस पी। ये कौन सा है? इन्वर्टेंडो, ऑल्टरेंडो, एडेंडो। इन्वर्टेंडो तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। इन्वर्टेंडो थोड़ी ना, इन्वर्टेंडो मतलब इनवर्स हो जाना, तो इनवर्स तो नहीं हुआ यहाँ पर कुछ, तो ये तो नहीं होगा। ऑल्टरेंडो मतलब ऑल्टर हो जाना, तो ये फर्स्ट और थर्ड और ये ऐसे ऑल्टर होता है, तो वो भी नहीं हुआ है। ऐसे ऑल्टर होता है, मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था। ऑल्टरेंडो ये भी नहीं हो रहा है। एडेंडो, ठीक है, एडेंडो, तो एडेंडो मतलब सारे फर्स्ट टर्म ऐड हो जाएगा, सारा सेकंड टर्म ऐड हो जाएगा और डिवाइड करके बैठ जाएगा, तो एडेंडो भी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दिस। वैसे ये कौन सा ऑपरेशन है इसके बारे में हमें मतलब बताया भी नहीं है, जहां पर हम लोगों ने सारे ऑपरेशंस देखे थे ऐसा कोई ऑपरेशन दिखाया भी नहीं था, लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हैं ना। ये इन्वर्टेंडो जैसा भी नहीं बना, ऑल्टरेंडो भी नहीं बना, एडेंडो भी नहीं बना। अच्छा, अब नेक्स्ट बोल रहा है ये टर्म ढूंढना है, तो इजीली ढूंढ सकते हैं। इनटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म यानी 12 इंटू 20 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन टर्म यानी 16 इंटू, ये स्टार को स्टार भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, तो ये स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 20 बाई 16 इक्वल टू ये स्टार का वैल्यू हो जाएगा। जैसे एक्स लिखते वैसे स्टार लिख दिया मैंने, तुम लोग चाहो तो एक्स भी लिख सकते हो। तो 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 16, तो ये कितना आ जाएगा? 15। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी। 23 का ऑप्शन सी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो 24। 24 में देखो क्या दिया हुआ है, स्टार ढूंढना है फिर से वही, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम टर्म, तो 4 इंटू ये 13.5 को हम लोग 13.5 लिख सकते हैं, 13.5 ही होगा, देख सकते हो। 13 इंटू 2
26 प्लस 1 27/2, तुम लोग कैलकुलेटर में 27/2 करके देख लो, वो 13.5 ही होता है, इक्वल टू स्टार इंटू 9। तो स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 13.5 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू मेरा स्टार का वैल्यू हो जाएगा। तो 13.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये 6 आ रहा है। ठीक है, ये 6 आ रहा है स्टार का वैल्यू, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 24 का आंसर ए हो जाएगा। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 एंड 5.6। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, या फिर बी इक्वल टू रूट ओवर हम लोग बोल सकते हैं, है ना। बी इक्वल टू हम लोग रूट ओवर बोल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये देखो, यहाँ पर बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1.4 इंटू 5.6 कितना होगा, चेक कर लो, प्लस 1.4 इंटू 5.6 और इसका रूट लगा लो, कितना आ रहा है देखो 2.8 आ रहा है। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में करो और उसका रूट लगा लो, 2.8 आएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं ऑप्शन बी है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन बी है आंसर। 26, ये तो शायद पहले भी था ऐसा क्वेश्चन, ये पहले भी था, या फिर हम लोग फिर से कर सकते हैं। ये पूरा वैल्यू इक्वल टू अगर के मान लेते हैं, के मान लेते हैं, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बी इक्वल टू 5 के और सी इक्वल टू 9 के। यहाँ पर लिख दो ए प्लस बी प्लस सी, यानी 4 के प्लस 5 के प्लस 9 के, कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 9, 9 एंड 9 18 के, है ना। और सी मतलब 9 के, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, 27 में देखो क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। 2 नंबर है जो कि 3:4 रेशियो में है। 6 be added to each term of the ratio, then the new ratio will be 4:5, then the numbers are। तो सिंपल सा बात है, हम लोग ढूंढते हैं कि ये नंबर में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेशियो 3:4 हो। क्या 14 और 20 का रेशियो 3:4 होगा, 2 7 14, 2 10 20, नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। 17 19 3:4 में चेंज नहीं हो सकता है क्या, एक ये हो जाएगा 6 3 18, 6 4 हाँ, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब ये कंफर्म है कि नहीं उसके लिए थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। 6 भी एडेड टू ईच ऑफ द टर्म, तो ये दोनों में 6 ऐड करो, 18 प्लस 6 कितना होगा 24, और 24 प्लस 6 कितना होगा 30। अगर दोनों में 6 ऐड होता है तो नया रेशियो 4:5 होगा। क्या ये 4:5 हो रहा है, मतलब ये 6 4 जा और 6 5 जा, हाँ 6 5 सा 30 हो गया। तो ये ऑप्शन सी होगा, 27 का ऑप्शन सी। अब 28 देखते हैं। अच्छा, 28 में क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है कौन सा जो ऑपरेशंस है वो हो सकता है, वैलिड है। तो a/4 इक्वल टू b/5 है, तो a+4 डिवाइडेड बाई a-4 इक्वल टू b-5 डिवाइडेड बाई b+5। क्या ऐसा कोई हो सकता है। एक चीज देखो, ये जो मुझे दिख रहा है ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो दिख रहा है। अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हो तो वो कुछ ऐसे होगा, a+4 डिवाइडेड बाई 4 ये कॉम्पोनेंटो होता है, और b+5 डिवाइडेड बाई 5 ये कॉम्पोनेंट होता है। डिविडेंडो क्या होता है, a-4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, b-5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, और ये दोनों को जब मिला देंगे तो 4 4 गायब हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा a+4, नीचे क्या होगा a-4, ऊपर क्या होगा b+5, नीचे क्या होगा b-5। तो ये ऑप्शन है, यहां तक तो ठीक था, बट यहाँ देखो ऊपर माइनस नीचे, तो फिर ऑप्शन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। चेक करते हैं, 28 का ऑप्शन बी करेक्ट, 28 का ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो हम लोगों ने सीखा ही था, और दोनों को जब मिला देंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अच्छा 29
अच्छा 29 में क्या बोला है देखो, a is to b equal to 4/1, a by b plus b by a क्या होगा, तो a by b कितना है 4/1, तो b by a कितना होगा बताओ, a by b equal to अगर 4/1 है तो b by a क्या हो जाएगा, जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा ना, तो 1/4 हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। तो रूट ओवर ऑफ 4/1 क्योंकि a by b प्लस रूट ओवर ऑफ 1/4 क्योंकि b by a, तो रूट ओवर ऑफ 4 मतलब कितना होता है 2, और 1 का रूट तो 1 ही होगा, और रूट ओवर ऑफ 1/4 मतलब 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो, अच्छा हाँ यहाँ पर तो ऐसे ही दिया है, तो ये आंसर होगा 5/2 होगा, 5/2 होगा, आंसर ये होगा, ठीक है। और अगर पॉइंट में आंसर देता तो भी कर सकते हैं, हाफ मतलब 0.5 होता है, करके देख सकते हो कैलकुलेटर में, तो 2.5 आ जाता, लेकिन मैंने देखा कि ऑप्शन में वैसा है नहीं, इसलिए मैंने फिर ये वाला प्रोसेस लिया, ठीक है। तो ये 5/2 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्टी में क्या बोला है देखो, अच्छा इसमें दिया हुआ है x डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए वाई, ये दिया हुआ है, हम लोग को पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ पर हम लोग k मान के कर सकते हैं, ठीक है। x डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू अगर k होगा तो x का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इस तरह से y का वैल्यू z का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम दिखा रहे हैं कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, ये करना पड़ेगा, ये यहाँ पर नहीं सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 30, x डिवाइडेड बाई b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू y डिवाइडेड बाई c प्लस ए माइनस b इक्वल टू z डिवाइडेड बाई a प्लस b माइनस c इक्वल टू k। ये हम मान लेते हैं सब बराबर है तो सबका वैल्यू k है, तो x इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू के, तो x इक्वल टू के इंटू ये वाला हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए। ऑल्टरनेटिवली y डिवाइडेड बाई सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू अगर k होगा तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू के इंटू बी प्लस सी माइनस ए, और यहाँ से z इक्वल टू भी हम लोग बोल सकते हैं k इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। अब हमें फाइंड आउट करने बोला है वैल्यू b माइनस सी इंटू एक्स प्लस c माइनस ए इंटू वाई प्लस a माइनस बी, यही होना चाहिए, हाँ a माइनस बी इंटू जेड। अब कैसे सॉल्व करेंगे, b माइनस सी लिख लिया, अब x के जगह क्या लिखेंगे, ये x का वैल्यू, तो k इंटू बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, प्लस c माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा k इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी, z का मतलब क्या हो जाएगा k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट वैल्यू जो है उसे लिखा है और कुछ नहीं किया है, सिंपल मैंने वैल्यू को लिख दिया है, x के जगह x का वैल्यू, y के जगह y का वैल्यू, z के जगह z का वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो ये देखो k जैसा है वैसा रहने दो, k को हम एक बार, ये 3 मल्टीप्लीकेशन है, b माइनस सी इंटू के इंटू बी प्लस सी माइनस ए, इस तरह से है। तो अगर हम लोग k को ऐसे एक बार लिख लेते हैं, k देखो सब में है, अगर सब में से k कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, b माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए, ये यहाँ पर बचेगा। फिर इसमें क्या बचेगा, c माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। अच्छा ये b प्लस सी माइनस ए देख लेते एक बार, ये थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे, c प्लस ए माइनस बी, हाँ ठीक ही था, y इक्वल टू, ओ गलत लिखा है, ये देखो गलत लिखा है, c प्लस ए माइनस बी होगा, c प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर गलत लिख दिया, c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी प्लस यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। k कॉमन ले लिया, सब जगह पे k था तो मैंने k कॉमन ले लिया। अब जस्ट मल्टीप्लाई करो, तो b इंटू बी, बी स्क्वायर, b इंटू सी, बी सी, b इंटू ए, तो माइनस ए बी क्योंकि ये माइनस था, और माइनस बी और प्लस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी सी, माइनस सी स्क्वायर
प्लस AC, देखो हम एक बता दे रहे डिटेल्स में, ठीक है, बाकी तुम लोग धीरे धीरे करोगे तो समझ जाओगे। प्लस बी था, प्लस बी था, तो दोनों बी का इंटू हुआ तो बी स्क्वायर, प्लस था तो प्लस हुआ, प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता है, एटलीस्ट सामने तो लिखना जरूरी नहीं है। फिर बी इंटू सी, बी इंटू सी बी सी होगा, फिर b इंटू ए, b इंटू माइनस ए, इसीलिए माइनस ए बी हुआ, माइनस सी इंटू बी तो माइनस बी सी, माइनस सी इंटू सी तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए इंटू माइनस सी इंटू माइनस ए तो माइनस माइनस में प्लस हो गया ए सी। अच्छा, अब नेक्स्ट उसी तरह से ही करेंगे, ये देखो c इंटू सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, सेम उसी प्रोसेस से ही किया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखो सब कट जाएगा, चेक करके देखते हैं, देखो प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और क्या कैंसिल होगा, प्लस ए सी माइनस ए सी, ये देखो प्लस माइनस, अच्छा बी सी माइनस बी सी और प्लस बी सी, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस ए बी माइनस ए बी, ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा, एक काम करते इसको, मैम ए स्क्वायर, हाँ और भी कटेगा ना, यहाँ पर देख लेते हैं, ये माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, ये प्लस बी सी है, ये माइनस बी सी है, सारे कट जाने चाहिए, ये प्लस माइनस ए सी, ये प्लस ए सी है, ए बी। अच्छा, ये ए स्क्वायर ये कैसे रह गया, ये रहा नहीं, ये तो इसके साथ कट हो गया। अच्छा, तो k इंटू क्या हो गया, 0, इसका मतलब k इंटू 0 तो दैट इज 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है, ऑप्शन बी होना चाहिए। तो 30 का ऑप्शन बी, हाँ 30 का ऑप्शन बी हो गया। तो ये पूरा PDF मतलब जितना भी क्वेश्चन था ये सभी हम लोगों ने कर लिया, कुछ भी बाकी नहीं है। अच्छा, यहाँ से जो 2 क्वेश्चन मैंने बोला बाद में करेंगे, उसमें से देखो एक तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम लोग का इसमें था, मैंने करवा दिया, ठीक है, यहाँ ए बी से था, वो एक्स वाई से था, तो ये एग्जाम्पल 1 भी हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 2 तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था, बस एग्जाम्पल 3 जो है ये हम लोगों को करना पड़ेगा, तो ये एक ही बच्चा इसको कर लेते हैं तो ये पूरा टॉपिक ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 देखो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्पल बस ये होगा तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ए डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी विथ टी कॉस्टिंग 7.77 पर केजी। एक डीलर है जो 2 तरह का चाय जो है वो मिक्सड अप करना चाहते हैं, ठीक है, चाय जो है वो मिक्सड अप करके बेचना चाहते हैं, तो एक चाय वो खरीदते हैं 6.92 पर केजी के हिसाब से, मतलब वो भी किसी से खरीद के बेचते हैं, ठीक है। तो एक तरह का चाय है वो 6.92 पर केजी करके खरीदते हैं, और एक तरह का चाय है जो 7.77 पर केजी के हिसाब से खरीदा जाता है, ये दोनों को मिक्सड अप करना चाहते हैं। अच्छा, एंड सेल्स द मिक्सचर एट 8 अब ये जो मिक्सचर बन गया इसको बेचना है इनको 8.80 पर केजी के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, एंड अर्न से प्रॉफिट ऑफ 17.5, ठीक है, और प्रॉफिट कितना इसमें अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है 17.5 परसेंटेज ऑन सेल्स के ऊपर इतना प्रॉफिट इन्हें अर्न करना है। इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स देम, कौन से प्रोपोर्शन में इन्हें मिक्स करना चाहिए, ये तो रुपीस बता रहा है, तो कितना किलो टाइप ए, जैसे ये टाइप ए लिख देते हैं, ये टाइप ए चाय है, ये टाइप बी चाय है, ठीक है, टाइप 2 चाय है, तो कितना क्वांटिटी में टाइप ए चाय लिया जाए, कितना क्वांटिटी में टाइप 2 चाय लिया जाए, ताकि वो इतना प्रॉफिट कमा पाए सेल के ऊपर, ठीक है। तो ये हमें पूछ रहा है कि रेशियो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो हम लोग ये एज्यूम करते हैं, लेट सेलिंग प्राइस जितने में उन्हें बेचना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस भी हम लोग लिख देते हैं ₹100, ये हम लोग एज्यूम करें, वैसे इन्होंने बता रखा है कि ये कितने में सेल करेंगे 8.80 और उसमें इनका प्रॉफिट हो जाएगा 17.5%, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने हिसाब से एक एजम्पशन ले रहे हैं कि अगर ये सेल करते हैं 100 रुपए में तो इनका प्रॉफिट कितना होगा, इनका प्रॉफिट कितना होगा, सेल के ऊपर 17%, तो 17 इंटू कितना हो जाएगा 17.5%, तो 100 इंटू 17.5%, तो 100 इंटू 17.5%, तो कितना हो जाएगा
17.5, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है और प्रॉफिट 17 रुपए 50 पैसा है, 17.50, तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट मतलब कितने में खरीदा था, कॉस्ट में प्रॉफिट लगाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा सेलिंग प्राइस कितना है। तो 100 में बेचा, इतना प्रॉफिट कमाया, तो कितने में खरीदा था? 82.5। 82.5, ठीक है, 82.5 में खरीदा गया था, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने भी उसी हिसाब से 82.5 यानी 165.2 निकाला, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? अगर हमारा सेलिंग प्राइस ये है 8.80 है, तो हमारा कॉस्ट क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंडिविजुअल कॉस्ट पता है, कंबाइंड कॉस्ट नहीं पता चल रहा है, कंबाइंड कॉस्ट पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट 82.5 है तो सेलिंग प्राइस 100 है, अभी जो मैंने कैलकुलेट करके बताया। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस 8.80 है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मेरा कॉस्ट कितना होना चाहिए? अगर सेलिंग प्राइस मेरा 8.80 है तो मेरा कॉस्ट कितना होना चाहिए? सिंपल यूनिटरी मेथड, अगर 100 रुपए सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट है 82.5, अगर 1 रुपए सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट है 82.5 बाई 100, तो 8.80 अगर मेरा सेलिंग प्राइस है तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? मुझे कॉस्ट दिया हुआ तो था लेकिन इंडिविजुअली था, कंबाइंडली नहीं था। तो बताओ कितना होगा? इसको कैलकुलेट करके 82.5 इंटू 8.8 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है? 7.26, ठीक है, 7.26। ये मैंने क्या निकाला? तुम लोग सोच रहे हो कि कॉस्ट तो दिया हुआ था, मैम कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं? कॉस्ट दिया हुआ है लेकिन इंडिविजुअली दिया हुआ है ना, मुझे तो कंबाइंड कॉस्ट चाहिए, दोनों मिला के कितने में बेचेंगे वो बताया है, लेकिन दोनों को जब मिला रहे तो कंबाइंड कॉस्ट कितना आ रहा है वो नहीं बताया। इसीलिए मैंने एज्यूम किया कि अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए होगा तो 17.5% प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट इतना होगा, तो कॉस्ट इतना होगा। और उसी को बेसिस करके मैंने ये चाय जो कि मिक्सड अप किया हुआ चाय जो 8.80 पैसे में बिकने वाला है उसका कॉस्टिंग 7.26 होगा। देखो उसका कॉस्टिंग 7.26 होगा, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अच्छा, अब हमें बोला है कि कितने प्रोपोर्शन में इसे मिक्सड अप करना चाहिए। अब देखो 7.26 तक हमारा आ गया। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर केजी ये आ गया, ठीक है, मतलब कंबाइंड कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर इसलिए कंबाइंड बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 7.26 आएगा। अब देखो, अब मेरा पूरा मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 7.26 आ रहा है। इंडिविजुअली अगर देखें तो एक चाय का जो टाइप है वो 6.92 में खरीदा गया, एक 7.77 में खरीदा गया। तो पहले वाला चाय जो है उसमें हमारा प्रॉफिट होगा। ये देखो 7.26 में अगर बेच रहे हैं, जिसमें पहला जो टाइप 1 है वो 6.92 रुपीज का है। ये देखो इसीलिए इन्होंने दिखाया कि फर्स्ट, ये क्या, हाँ ये देखो इन्होंने क्या दिखाया कि डिफरेंस कैसे दिखाया जा रहा है। ये देखो मेरा कंबाइंड कॉस्ट आ गया 7.26 और मेरा दो टाइप का चाय था, एक था 6.92 वाला, एक था 7.77। तो पहले वाले में प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि 7.77 में खरीद रहे हैं और 7.26 में बेच रहे हैं, तो पहले वाले में प्रॉफिट 51 पैसा। और एक टाइप जो मतलब 6.92 रुपीज वाला जो चाय था उसका कॉस्ट आ रहा है मेरा 6.92, ठीक है, और जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना होगा इसमें? देखो एक तो हम लोगों ने इसको बेचना है 6.26 में, ये लॉस है, सॉरी ये तो लॉस है ना, क्योंकि 7.26 में बेच रहे हैं, ठीक है, 7 मतलब डिफरेंस बता रहे हैं 7.26 और इसमें 7.77, और इसमें कितना हो रहा है? इसमें हो रहा है मेरा 7.26 और 6.92। तो दोनों जो अलग अलग चाय था उसके कॉस्ट में क्या डिफरेंस आया? एक में आया 51 पैसे का डिफरेंस और एक में आया 34 पैसे का डिफरेंस। अब एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है, देखो वही बोल रहा है we have to mix the two kinds in such a ratio that the amount of profit in the first case में प्रॉफिट हो रहा है 6.92 वाला 7.26 में बिक रहा है, तो ये प्रॉफिट हो रहा है 34 पैसा, जबकि दूसरा वाला जो कि 7.26 में खरीदा था वो 7.77 में बिकेगा, तो इसीलिए दूसरे वाले में लॉस है। तो हमें इस तरह से मिक्सड अप करना पड़ेगा ताकि जो पहले वाले का लॉस है वो दूसरे, जो पहले वाले का प्रॉफिट है दूसरे वाले लॉस को कंपेंसेट कर दे। तो रेशियो क्या होना चाहिए? ये देखो सेकेंड डिफरेंस इज टू फर्स्ट डिफरेंस, यानी ये वाला 51 इज टू 34। अगर हम लोग 3:2 रेशियो में बनाएंगे तभी होगा, क्योंकि 3:2 क्यों सेकेंड वाला पहले लिखा हम लोगों ने?
क्योंकि सेकेंड टाइप में हमारा क्या हो रहा था, सेकेंड टाइप में हमारा 51 पैसा ये जो है ये हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है। और फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में हमारा 34 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट को मतलब प्रॉफिट जो है उसको लॉस को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट को हम लोग लॉस को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारा इसमें क्या है, ये है हमारा लॉस, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसमें है हमारा प्रॉफिट, वही हो रहा है 6.92। अगर 7.26 में बिकेगा तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और ये जो है इतना लॉस हो जाएगा। 7.77 वाला अगर 7.26 में बिकेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट से लॉस को कंपेंसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकेंड इज टू 31 यानी 51:34 होगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नॉर्मली एमसीक्यू में नहीं पूछा जाता है, फिर भी अगर कभी पूछ ले तो तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम एक ही था, हमें कंबाइंड कॉस्ट नहीं बताया था, उसी के चलते क्वेश्चन इतना लेंथी हुआ। अगर हमें कंबाइंड कॉस्ट यानी ये 7.26 ये अगर बता दिया जाता तो बस क्वेश्चन इतना सा बनता, लेकिन हमें कंबाइंड कॉस्ट नहीं बताया था। दोनों को मिलाने के बाद कितने में बेचना है वो बताया, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद कॉस्ट कितना हो रहा है वो नहीं बताया। तो वो निकालना मेन था, उसको निकाल लिया हम लोगों ने। अब इस तरह से हमारा आंसर जो है ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शन कंप्लीट।